नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पसीने से बहेगा वो मैदान जीत कर ले जाएगा, है ना साथियों। जो पसीने से नहाएगा वो मैदान जीत करके ले जाएगा। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन के अंदर हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। आज है अंतिम प्रहार पेपर के ऊपर। आज इस पेपर के ऊपर हम सॉल्यूशन करेंगे। आर्मी के अंदर जो पेपर आने वाला है उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, कल और परसों। 2 दिन के अंदर आपको क्या पढ़ना है मैं आपको यहां से बताऊंगा और वहां से 100% एग्जाम के अंदर छपने की कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सिर्फ पेपर ही नहीं, इस पेपर को पढ़ने के बाद में आपको किसी का भी वीडियो नहीं देखना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको इसके अंदर जीत हासिल करनी है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ का लिखा हुआ कंटेंट, आपकी किताबें, उसको ही खंगोलना है। आपको किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वहां अपना समय व्यस्त करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, आप उन चीजों को ध्यान से समझिएगा और इसके बाद आप अपने पास में जो नोट्स बना रखे हैं, कहीं न कहीं से भी आप लोगों ने पढ़ा है, किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने पढ़ा है या आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं कर रहे हो या फिर आप सेल्फ भी कर रहे हो, तो वो सेल्फ वाली किताबों को थोड़ा खंगोलना, वहां से जो चीजें मैं बता रहा हूं वहां से आप लोग चीजें पढ़ना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जीत निश्चित है। क्या है? आपकी जीत निश्चित होने वाली है। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? यूएनओ का जो मुख्यालय है, किसका? यूएनओ, इसका जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो कहां पर है? अब बात तो करते हैं जेनेवा के अंदर। जेनेवा का अंदर किसका मुख्यालय है? डब्ल्यूएचओ का, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। 1948 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कहां पे है? तो ये जेनेवा डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी के अंदर किसका है? वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि एक तो विश्व बैंक, किसका है? विश्व बैंक, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका भी मुख्यालय है। ये भी पॉइंट आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट है, हैंग नीदरलैंड के अंदर किसका मुख्यालय है? हैंग के अंदर है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है हमारा, यूएनओ का जो न्यायालय है, उसका जो मुख्यालय है वो कहां पे? हैंग नीदरलैंड के अंदर है। नीदरलैंड के अंदर, हैंग नीदरलैंड के अंदर अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहां पे? हैंग नीदरलैंड के अंदर। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। कहां पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए आप लोगों को क्या करना है, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको एक बार रिवीजन करना है। क्या करना है? अगर आपका एग्जाम है 17 को, तो एक बार अंतरराष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं उनको रिवीजन करना है।
इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये करना चाहता हूँ कि उसको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है। किसी का भी वीडियो नहीं देखना है, किताब में से पढ़ना है या अपने नोट्स में से पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? अब 1919 की बात करते हैं। 1919 के अंदर आता है रोलेक्ट एक्ट। क्या आता है? रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट एक्ट कब आता है? 1919 को। 1919 के अंदर जो रोलेक्ट एक्ट, इसको काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काला कानून। काला कानून किसे कहते हैं? रोलेक्ट एक्ट को कहते हैं। ना वकील ना दलील, सीधा क्या गिरफ्तारी कर लेते हैं इसके अंदर। काला कानून, रोलेक्ट एक्ट 1919 के अंदर, ठीक है। फिर आता है आपका 1920 के अंदर। तो यहाँ पर शुरुआत हो जाती है असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1920 के अंदर। असहयोग आंदोलन खत्म कब होता है? इसकी जो खत्म कब होता है, तो वो होता है कब? 5 फरवरी 1922 को। चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड के अंदर ये क्या होता है? असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है। 1942 के अंदर क्या होता है? 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1942 के अंदर होती है। 1930 के अंदर क्या होता है? 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा। सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत होती है किसकी? सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो होती है, यानी नमक का खिलाफ क्या होती है, ये शुरुआत होती है साथियों। सभी साथियों को गुड इवनिंग। जल्दी से इस सेशन को साथियों अपने शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। अपने साथियों को साथ में शेयर कर दीजिए जल्दी से इसको, है ना। सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन ये साबरमती से स्टार्ट होता है। कब होता है? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। और कब खत्म होता है? 6 अप्रैल 1930 को क्या हो जाता है? ये खत्म हो जाता है। यानी कि जो सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन खुद है ना, वो कब शुरुआत होती है? तो 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत होती है। लेकिन इसकी जो शुरुआत कब से? गांधी जी ने जो साबरमती से अपने आश्रम साबरमती से दांडी तक की जो यात्रा है, दांडी यात्रा, दांडी तक की जो यात्रा है, कब शुरू की थी? 12 मार्च से 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने खत्म कर दी थी। और इसका जो सही जवाब क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो जितने भी आंदोलन हुए, जितनों भी इंपॉर्टेंट जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उसको आप लोगों को एक बार रिवाइज करना है। क्या है? आधुनिक भारत का जो इतिहास है, जितने भी आंदोलन हुए, उनको आप लोगों को पढ़ना है। कल आने वाले एग्जाम के लिए 17 तारीख को जो एग्जाम है, इसके लिए क्या करना है? जितने भी आंदोलन हुए उसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो कहां पर है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर वो कहां पर है? ये कामाख्या देवी का मंदिर, कामाख्या देवी का जो मंदिर है, ये है आपका असम के अंदर। इसकी क्या खास बातें हैं? कामाख्या देवी के मंदिर के अंदर अंबुबाची अंबुबाची मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची का मेला कहां पे लगता है? तो कहां पे लगता है? कामाख्या देवी के मंदिर के अंदर अंबुबाची मेला लगता है। इसके अलावा भी क्या ध्यान रखना है? इसका निर्माण किसने करवाया? तो मलेच्छ शासकों ने। मलेच्छ शासकों द्वारा निर्माण करवाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मलेच्छ शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। क्या किया जाता है? मलेच्छ शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। कहां पे है? असम के अंदर है। अंबुबाची मेला इस मंदिर के अंदर लगता है। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका जो पुनर्निर्माण है ना, वो किसके द्वारा करवाया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। राजा नरव नारायण के द्वारा। इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण जो पुनर्निर्माण करवाया गया था राजा नर नारायण के द्वारा। राजा नर नारायण के द्वारा क्या किया जाता है? इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। कामाख्या देवी का मंदिर असम के अंदर, अंबुबाची मेला तो असम के अंदर, मलेच्छ शासकों के द्वारा निर्माण किया जाता है। पुनर्निर्माण नर नारायण के द्वारा करवाया जाता है। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है?
कि जितने भी मेले हैं, जितने भी राज्य के इंपॉर्टेंट मेले हैं, उनको पढ़ना है, जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर है, उनको एक बार फिर से रिवाइज करना है। ये काम है आपका कल और परसों का। यानी कि 2 ही दिन बचे, 2 दिन के अंदर आप लोगों को ये विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा कि मेरे को पढ़ना क्या है, क्या चीज़ें मेरे को पूछी जा सकती है। ये पॉइंट आप लोग विशेष रूप से साथियों क्या रहना है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी समाधि स्थल का जो नाम है वो क्या है? इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? और जितने भी इंपॉर्टेंट जो समाधि स्थल है उसको देखो। चैतन्य भूमि किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या है? चैतन्य भूमि। किसान घाट किसका है? तो ये है चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह, इसके समाधि स्थल का नाम क्या है? तो किसान घाट है। राजघाट किसका है? राजघाट किसका है? तो राजघाट साथियों किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल उसको कहते हैं राजघाट। शक्ति स्थल किसका है? तो शक्ति स्थल है आपका इंदिरा गांधी का। किसका है साथियों? इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। राजघाट किसका? महात्मा गांधी जी का है। चैतन्य भूमि किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। और किसान घाट किसका? चौधरी चरण सिंह का है। चौधरी चरण सिंह का क्या है? किसान घाट है। इसके अलावा वीर भूमि किसका है? आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। वीर भूमि, वीर भूमि किसका है? वीर भूमि किसका है? वीर भूमि किसका? जल्दी से बता दीजिए साथियों। वीर भूमि है राजीव गांधी का। किसका है? राजीव गांधी का कौन सा है? वीर भूमि। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट ये घाट है, समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल को आप लोगों को रट्टा मार लेना है एक बार से। कल के क्लास के अंदर, कल के अंदर आप लोग खुद को जो रिवीजन करो तो इसका कर लेना है। ग्रैंड मास्टर जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? खेल से संबंधित जितनी भी शब्दावली है वो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी इस एग्जाम के अंदर। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको करना है, 1 नंबर इसके अंदर लाना है, 1 क्वेश्चन अगर आपको सही करना है खेल से संबंधित, तो इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रैंड मास्टर जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? शतरंज, टेनिस, गोल्फ या फिर क्रिकेट? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ये शतरंज का जो खेल होता है, चेस कहते हैं जिसको, क्या है? चेस के खेल से संबंधित है ग्रैंड मास्टर। क्या है? ग्रैंड मास्टर चेस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो कितनी है? वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो कितनी है? देखिए, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो कितनी है? तो वो है आपकी 18 वर्ष। अगर आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है, सरपंच का चुनाव, इसके लिए सबसे कम उम्र कितनी चाहिए? तो वो चाहिए 21 वर्ष। अगर आपको एमपी या फिर एमएलए, एमपी एमएलए का उम्मीदवार बनना है, अगर चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा या फिर विधानसभा का अगर चुनाव लड़ना है तो कम से कम उम्र आपकी कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्र चाहिए वो कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष की उम्र चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 वर्ष की उम्र। क्या है? 35 वर्ष की उम्र राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, 25 वर्ष की उम्र एमपी एमएलए की उम्मीदवार के लिए। सरपंच अगर बनना है, सरपंच का उम्मीदवार आप खड़े होते हो तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष की होनी चाहिए। और 18 वर्ष से तो वयस्क मताधिकार, यानी कि अगर आप 18 वर्ष को हो चुके हैं तो आपको मताधिकार का क्या है? अधिकार है। आपको मत देने का जो अधिकार आपको मिल जाता है। चलिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके साथ पराजित हुए? मराठा किनके साथ में क्या होते हैं? पराजित होते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं आपसे पूछता हूं, पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। अब मैं पूछता हूं आपसे, पानीपत दूसरा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ ही है। तीसरा तो पूछा हुआ ही है।
पानीपत का प्रथम युद्ध किन-किन के मध्य होता है और कौन विजेता रहता है? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को ये बताइए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किन-किन के मध्य हुआ? ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास को जल्दी से जल्दी अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप के ऊपर इस क्लास को सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए आप जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किनके मध्य हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है कब होता है? 1526 के अंदर। कब होता है? 1526 के अंदर होता है। 1526 के अंदर होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो होता है 1526 के अंदर। कब होता है? 1526 के अंदर। किन-किन के मध्य होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। जीतेगा कौन? बाबर जीतेगा ऑब्वियसली। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है वो कब होता है? तो वो होता है 1556 के अंदर। कब होता है? 1556 के मध्य। किनके मध्य होता है? हेमू और अकबर के मध्य। हेमू और अकबर के मध्य होता है 1556 के अंदर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। इसके अंदर अकबर क्या है? विजित होता है। अकबर जीतेगा। कौन जीतेगा? अकबर इसके अंदर जीतेगा। ठीक है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था और ये कब हुआ था? 1761 के अंदर। कब हुआ था? 1761 के अंदर हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के अंदर होती है और कौन जीता इसके अंदर? अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा कर देते हैं। किसको? मराठों को पराजित करने का कार्य कौन करते हैं? अहमद शाह अब्दाली 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी। इसके अंदर बाबर जीता। द्वितीय युद्ध होता है आपके अकबर और हेमू के मध्य 1556 के अंदर और अकबर इसके अंदर जीतता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को कौन सा दिवस मना? युवा दिवस। युवा दिवस मनाते हैं हम लोग कब? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में, है ना? वि विवेकानंद की जयंती के रूप में हम लोग कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती है। 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। थल सेना दिवस थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 15 जनवरी को। और जल सेना दिवस, जल सेना का जो दिवस है, हमारी नेवी का जो डे है, वो कौन सा है? तो वो है आपका 4 दिसंबर। कौन सा है? 4 दिसंबर। अब मैं आपसे पूछता हूं वायुसेना जो दिवस है, वायुसेना का जो दिवस है, वायुसेना का जो दिवस है, वो हम लोग कब मनाते हैं? वायुसेना का दिवस कब मनाते हैं साथियों? जल्दी से इस सेशन को अपने साथियों के साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए और जल्दी से और इसका भी जवाब दे दीजिए। तो 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं, 4 दिसंबर को जल सेना दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 12 जनवरी को ये साथियों युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 8 मार्च को। 8 मार्च क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। चलिए, अगला पॉइंट। इस क्वेश्चन का मतलब है जितने भी इंपॉर्टेंट डे है, उन डे को आप लोगों को याद करना है। इन 2 दिनों के अंदर आपको रिवीजन के तौर पे क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट डे है, उनको एक बार थोड़ा-सा याद कर लेना है। याद हो तो बढ़िया है, लेकिन एक बार तो पढ़ लेना है ढंग से। जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये कार्य आपके द्वारा करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या की जाती है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या किया जाता है? तो रामकृष्ण मिशन की जो शुरुआत है, किसकी? रामकृष्ण मिशन की जो शुरुआत है, वो रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मिशन की जो शुरुआत है
वो किसके द्वारा की जाती है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। और ज्योतिबा फुले के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? ज्योतिबा फुले के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। आप लोगों को कितनी चीजें आती है, कितनी नहीं आती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। ज्योतिबा फुले के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक सत्य शोधक समाज की स्थापना। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है। राजा राममोहन राय के द्वारा क्या की जाती है? ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राजा राममोहन राय के द्वारा की जाती है। ये भी पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की जाती है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आप लोगों को विशेष रूप से इसके अंदर पढ़ना है। इस एग्जाम के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म को क्या करना है साथियों? पढ़ना है। देखिए, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। और 22वें नंबर के कौन थे? 22वें नंबर पर कौन थे? तो अरिस्टिनेमी 22वें नंबर पर थे। और पार्श्वनाथ 23rd नंबर पर थे, यानी कि 23वें नंबर पर कौन आते हैं? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? संवेद शिखर पर। और ये संवेद शिखर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता। संवेद शिखर हाल फिलहाल के अंदर चर्चा के अंदर रहा था पर्यटन पर्यटन स्थल को लेकर के। और ये किस राज्य के अंदर है संवेद शिखर, जहां पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पे? छत्तीसगढ़ के अंदर है। कौन सा? संवेद शिखर। कहां पे है? तो संवेद जो शिखर है वो छत्तीसगढ़ के अंदर पार्श्वनाथ से संबंधित है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। और इसके अंदर जो लास्ट है वो आते हैं 24वें तीर्थंकर। कौन है? महावीर स्वामी। कौन से? 24वें तीर्थंकर थे। 24th नंबर किसका आता है? तो महावीर स्वामी का आता है। अब आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम वो क्या है? स्वामी महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर साथियों बता दीजिए। महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम है वो क्या है? वर्धमान। क्या है? वर्धमान इनके बचपन का नाम है। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया जाता है? इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग बता दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किसके द्वारा दिया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था करो या मरो। करो या मरो। करो या मरो। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो ये किसके द्वारा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई थी? इनके द्वारा जो नारा दिया गया था एक तो था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया जाता है। इंकलाब जो जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जितने भी नारे दे रखे हैं, जिस किसी ने भी महापुरुष ने जो नारे लगाए हैं, स्वतंत्र स्वाधीनता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इस प्रकार से जो भी ये इंपॉर्टेंट नारे हैं उनको आप लोगों को रिवाइज करना इस एग्जाम के लिए।
100% एग्जाम के अंदर छपने की संभावना है। इन नारों के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। सुभाष चंद्र बोस का इसके अलावा भी एक और है जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद का जो नारा है वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया था। ठीक है, इंकलाब का जो नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं कि चंद्रमा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है ये आपको बताना है। मंगल ग्रह के जो दो उपग्रह है, एक का नाम है फोबोस, क्या नाम है? एक का नाम फोबोस और दूसरे का नाम है डिबोस। फोबोस और डिबोस किसका है? तो मंगल ग्रह के उपग्रहों के नाम है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम क्या है? बड़ा उपग्रह, बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का जो नाम है वो क्या है? बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का जो नाम है वो है ज्ञानीमीड। ज्ञानी ज्ञानीमीड का नाम है किसका? बृहस्पति का। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो शनि को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? शनि को कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है किसका? बृहस्पति का। और फोबोस और डिबोस किसके? मंगल ग्रह के। और पृथ्वी का जो एकमात्र है वो क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा किसका? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। पॉइंट क्लियर हो रखा है। इस सवाल का मतलब क्या है? आप लोगों को क्या पढ़ना है? सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल के बारे में क्या करना है? आप लोगों को पढ़ना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने कितने ग्रह है। पृथ्वी की बांध किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। सांझ या भोर का तारा किसे कहते हैं? बुध ग्रह। सबसे नजदीक जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सौर मंडल के बारे में हल्का सा आपको रिवीजन करना है कल की तारीख में, फिर आप एग्जाम देने के लिए जाना, आर्मी का अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या है वो कितनी होती है? राज्यसभा के अंदर अधिकतम सीटों की जो संख्या है वो कितनी होती है? अब सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम कर ही लेते हैं संसद का पूरा। अगर मैं बात करूं लोकसभा के बारे में, लोकसभा में अधिकतम जो सीटें हैं, अधिकतम सीटों की जो संख्या है, सीटों की जो संख्या है कितनी है? अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 552। 552 है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 545 है। कितनी है? 545। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। और जो वर्तमान में अगर है तो कितनी है? 545 है। कितनी है? 545 है। राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा के अंदर कितनी है? राज्यसभा के अंदर सीटों की जो संख्या है वो कितनी है? तो राज्यसभा के अंदर अधिकतम अधिकतम सीटों की जो संख्या है तो वो है 250। कितनी है? 250 है अधिकतम सीटों की संख्या। लेकिन जो वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान के अंदर कितनी है? वर्तमान में यहां पर कितनी है? 245। 245। यहां पर दो मनोनीत होती है। लोकसभा के अंदर कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? लोकसभा के अंदर कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। लोकसभा के अंदर मनोनीत, लोकसभा के अंदर जो मनोनीत होते हैं दो, कितने होते हैं? दो। और राज्यसभा के अंदर मनोनीत कितने होते हैं? राज्यसभा के अंदर मनोनीत होने वालों की संख्या कितनी है? 12। कितने? कला, साहित्य, संगीत, इस सभी क्षेत्रों में से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है 545 में से, है ना। वर्तमान में 500 सॉरी 245 है। 245 जो 12 इसके अंदर क्या है? मनोनीत होते हैं राज्यसभा के अंदर। तो क्वेश्चन क्या था? राज्यसभा के अंदर अधिकतम जो सीटों की जो संख्या होती है साथियों वो कितनी होती है? तो वो होती है 250। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका सही जवाब है? ये लोकसभा के अंदर अधिकतम है। कहां पे? लोकसभा में। लोकसभा में अधिकतम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य के अंदर स्थित है? कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिए साथियों। चिल्का झील किस राज्य के अंदर स्थित है? कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिए। सभी साथियों को गुड इवनिंग। आर्मी का एग्जाम दे रहे हो तो इस क्लास को विशेष रूप से देखिएगा, बहुत फायदेमंद रहने वाली है ये क्लास। इसके अंदर जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको ये दिखाएगा कि आपको रिवीजन किस चीज का करना है, रिवीजन
किस चीज का करना है, ये वाली बात है वो यहाँ पर मिलेगी आपको। चिल्का झील किस राज्य के अंदर स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या फिर केरल के अंदर? चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील है आपकी उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। कौन सी झील है? चिल्का झील है। अब उड़ीसा की इसकी राजधानी के बारे में बता दीजिए। राजधानी के बारे में, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उसके बारे में बता दीजिए। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है यहाँ पे? मुख्यमंत्री कौन है? लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो भी कितनी है? ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर आप जल्दी से बता दीजिए। इनके बारे में आप लोगों को मेरे को बताना है। जल्दी से बता दीजिए साथियों। लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें ये सभी कितनी है? अगर मैं राजधानी की बात करूं, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। नवीन पटनायक, नवीन पटनायक यहाँ के क्या चीफ मिनिस्टर है? गणेशी लाल। गणेशी लाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल है, गवर्नर है। कौन है गणेशी लाल? यहाँ के क्या है साथियों? गवर्नर है। इसके अलावा लोकसभा सीटें की संख्या कितनी है और राज्यसभा और विधानसभा इनकी जो संख्या है वो कितनी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो 21 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 147 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उड़ीसा के अंदर कौन-कौन से नेशनल पार्क है, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिए। उड़ीसा के अंदर कौन-कौन से नेशनल पार्क है, उसके बारे में भी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसके अंदर कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बात करें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे नंबर अगर मैं बात करूं तो यहां पर है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहां पे है? तो उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील भी कहां पे है? उड़ीसा के अंदर है। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गणेशी लाल। इस क्वेश्चन को लाने का मतलब है आप लोगों को क्या करना है? राज्य दर्शन करने हैं। क्या करना है? राज्य दर्शन। जो भी उस राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोगों को पढ़नी है। उसके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से मंदिर है, सभी राज्यों के पढ़ने हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी के बारे में इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है। यानी कि राज्य दर्शन आप लोगों को विशेष रूप से पढ़ना है। राज्य दर्शन के अंदर फायदा क्या होगा कि एग्जाम के अंदर अगर आपसे राज्यपाल पूछेगा तो राज्यपाल बता दोगे, लोकसभा राज्यसभा सीटों की अगर बात करेगी तो वो बता दोगे, मुख्यमंत्री के अंदर पूछेगा तो वो बता दोगे, राजधानी पूछेगा तो वो भी बता दोगे, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो भी बता दोगे। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको आपको अभी जल्दी से एग्जाम लेना है, 17 तारीख को अगर आपका एग्जाम है, आर्मी का अगर आप लोगों का एग्जाम है, तो आपको क्या करना है? राज्य दर्शन एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना चाहिए। राज्य दर्शन के अंदर वो सारी बातें आ जाती है, उस राज्य के अंदर इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो इसीलिए राज्य दर्शन आप लोग रिवीजन के तौर पर जरूर पढ़े। आपके पास में कोई भी तो कोई बुक होगी, उस बुक में से कोई ना कोई नोट्स होंगे, उन नोट्स में से आप लोगों को पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन छूटने की जो संभावना है बिल्कुल भी नहीं रहेगी और आप जितना अच्छा कर सकते थे उससे बहुत ज्यादा अच्छा कर लोगे। इसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन या भगत सिंह के द्वारा? इसमें से किसके द्वारा ये जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या है? डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया ये पुस्तक है वो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी गई थी। अब इस क्वेश्चन का लाने का मतलब है कि आर्मी के अंदर आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें हैं, आपको पुरानी वाली पुस्तकें, उन पुस्तकों को एक बार याद करना है, करंट वाली नहीं।
अभी जो हाल फिलहाल के अंदर जो किताबें जो छप रही है, उनके जो लेखक है, विमोचन हो रहा है, वो नहीं पढ़ना है। जो पुरानी वाली किताबें हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, गांधी जी की कोई होगी, राधाकृष्णन की होगी, भगत सिंह की होगी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। आपको पुस्तकों के बारे में इस एग्जाम के लिए विशेष रूप से पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। जनरेटर एक जो यंत्र है, किस प्रकार का यंत्र है? ये जनरेटर के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? डीजल। डीजल डालेंगे तो क्या है? एक प्रकार का ईंधन है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलने का काम है। कौन करता है? तो जनरेटर करता है। क्या करेगा ये? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेगा। ठीक है? ठीक है। तो एक आता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? कौन बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो वो है डायनेमो। कौन है? डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो साथियों जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इस सेशन को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए अपने साथियों के साथ में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अब मैं पूछूं आपसे, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर मानव शरीर की एच आकार की ग्रंथि वो कौन सी है? मानव शरीर की एच आकार की ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिए। साथियों जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो कौन सी है? यकृत है, यानी कि लीवर है। कौन है? लीवर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये भी लिख लीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है? तो वो है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ये मटर के दाने के समान होती है और ये मास्टर ग्रंथि होती है कौन सी? पीयूष ग्रंथि। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी भी है आपको एग्जाम से पहले रिवीजन के तौर पर एक बार रिवाइज कर लेनी है। अंतःस्रावी ग्रंथियां आपको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेनी है। मानव शरीर की जो एच आकार की जो ग्रंथि है वो है आपकी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावण करती है? किस हार्मोन का निर्माण करती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन का। और इस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सी अधातु है? इसके निर्माण के लिए कौन सी अधातु? तो वो है आयोडीन। कौन सी अधातु का उपयोग किया जाता है? आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी होगी तो आपके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी और थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो आपको कौन सा रोग होगा? तो गेंगा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? गेंगा रोग, यानी कि गलगंड का जो रोग कहते हैं, गला फूल जाता है हमारा, उस रोग को क्या कहते हैं? गेंगा रोग कहते हैं। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी होगी तो किसका निर्माण नहीं होगा? तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर, थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित किया जाता है वो नहीं बनेगा। ये एच आकार की ग्रंथि है। दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है हमारी त्वचा। आपकी जो स्किन है ये सबसे बड़ा अंग है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ये भी बता दीजिए। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि
अब ये मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है? ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम भी स्रावित करती है, क्या करती है? एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है। हार्मोन का निर्माण भी करेगी और एंजाइम भी बनाएगी। अगर मैं एंजाइम की बात करूँ तो एलएटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एलएटी, एलएटी का मतलब एक तो होता है लाइपेज, लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। माइल लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये तो है एंजाइम। क्या है? ये एंजाइम है एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन, एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का और ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। और ये कौन सी ग्रंथि? तो आपकी अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? तो मानव शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? तो अग्नाशय ग्रंथि। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज की कौन सी कैसी ग्रंथि है? ये कैसी है? तो मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। ये हार्मोन कौन सा स्रावित करती है? तो इंसुलिन हार्मोन। अगर मैं इसकी हार्मोन की बात करूं तो हार्मोन कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो हार्मोन स्रावित करती है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का श्रावण किया जाता है किसके द्वारा? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। तो इसका तो सही जवाब तो हो गया यकृत, लीवर हो गया। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर की इस आकार की जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि। कौन सी धातु से निर्माण होता है? आयोडीन से निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? तो त्वचा है। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि तो अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन, और एंजाइम की बात करें तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्मोग्राफ के द्वारा, किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या क्या मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है किसके मापन के अंदर उसका उपयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। बहुत ऐतिहासिक क्लास है। अगर आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम को अंदर किस प्रकार से चीजें पढ़नी चाहिए, एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, किस चीजों का जो रिवीजन है किस प्रकार से करना है, ये इस एग्जाम इस पेपर के अंदर जो 50 क्वेश्चनों का जो सेट है यहाँ पर आप लोग सीख सकते हैं, है ना। जितने भी यंत्र है आप लोगों को पढ़ने हैं, जो मापन के जो यंत्र है आप लोगों को फिजिक्स के अंदर पढ़ने हैं। और इसके अंदर रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? तो उस यंत्र का जो नाम है क्या है? रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो है स्फाइगोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का जो यंत्र है स्फाइगोमैनोमीटर। क्या है? स्फाइगोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ के द्वारा, रिएक्टर स्केल द्वारा, रिएक्टर स्केल के द्वारा। विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किसमें मापते हैं हम लोग? एम्पियर के अंदर। एम्पियर के अंदर क्या मापते हैं? विद्युत धारा को। हृदय की गति को किसके अंदर मापा जाता है? तो हम लोग हृदय की गति को मापने के लिए ईसीजी करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ईसीजी किसके लिए करवाते हैं? हार्ट बीट मापने के लिए ईसीजी करवाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप सभी साथियों को? सभी साथियों को पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्फाइगोमैनोमीटर रक्तचाप, भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल इसके लिए, विद्युत धारा का एम्पियर के अंदर, और हृदय की जो गति है वो ईसीजी के द्वारा हम लोग देखते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो सब्जियों को धोने से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये भी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि हरी सब्जियों को, हरी सब्जियों को काटने के बाद, किसको? काटने के बाद, काटने के बाद धोने से कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? ये भी मेरे को जल्दी से बता दीजिए। कौन सा विटामिन गर्म करने पर खत्म हो जाता है? तो आप सभी को पता है कि विटामिन जो सी होता है, कौन सा विटामिन? विटामिन सी को क्या है, गर्म करने पर क्या है, विटामिन सी, विटामिन सी क्या होता है? खत्म हो जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी खत्म हो जाता है
क्या करने से? गर्म करने से। आपको मेरे को बताना है दूध के अंदर, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता है? और मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि हरी सब्जियों को काटने के बाद, जैसे ही आप लोग हरी सब्जियां काट लेते हो, उसके बाद में फिर वापस से धोते हो उसको, तो फिर उसके अंदर कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन विटामिन बी खत्म हो जाता है। कौन सा? विटामिन बी खत्म हो जाता है। सब्जियों को चॉप करने के बाद, यानी कि उसको काटने के बाद कभी भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो विटामिन बी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है? और कौन सी विटामिन, दूध के अंदर कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन सा विटामिन? तो विटामिन जो सी है वो भी नहीं पाया जाता। और विटामिन सी मांस के अंदर भी नहीं पाया जाता। किसके अंदर? जो मांस होते हैं, मांस यानी कि मीट की मैं बात कर रहा हूं, मीट के अंदर भी विटामिन सी नहीं होता है। अगर विटामिन सी मीट के अंदर हो जाता है, यानी कि जो मांस या मीट की बात करें वो खट्टा हो जाता है, वो क्या है? खट्टा होने का मतलब होता है कि वो खराब हो चुका है। क्या है? विटामिन सी मांस के अंदर भी नहीं होता और दूध के अंदर भी विटामिन सी नहीं होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और गर्म करने पर विटामिन सी खत्म हो जाता है। ठीक है? ये तो बात समझ में आ गई। विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग होगा। विटामिन बी को कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन है। इससे कमी से कौन सा रोग होगा? तो बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग होगा विटामिन बी की कमी से। विटामिन डी को कहता है कैल्सीफेरॉल। क्या कहता है इसको? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? तो रिकेट्स। रिकेट्स रोग किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका है? विटामिन सी का नाम है। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए साथियों। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मायोपिया में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर बेलनाकार, या साथियों इसमें से कोई नहीं। मायोपिया के अंदर कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? मायोपिया यानी कि निकटदर्शी दोष। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकटदर्शी दोष। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, निकटदर्शी दोष के अंदर कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। निकटदर्शी दोष के अंदर कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? तो निकटदर्शी दोष के अंदर क्या करते हैं हम लोग? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? निकटदर्शी दोष के अंदर मायोपिया की जो बीमारी होती है, इसके लिए कौन सा करते हैं? तो इसके लिए करते हैं अवतल लेंस। और दूरदर्शी दोष के लिए कौन सा करते हैं? निकटदर्शी दोष तो अवतल, दूरदृष्टि दोष तो उत्तल लेंस। दूरदर्शी दोष तो उत्तल लेंस, और निकटदर्शी दोष होता है तो अवतल लेंस करते हैं। हमारा जो चित्र बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है, वो आंख के किस भाग के अंदर बनता है? जो प्रतिबिंब है वो आंख के किस भाग के अंदर बनता है? वास्तविक बनता है, एक उल्टा बनता है, एक आभासी बनता है? ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बना दीजिए। देखिए, जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब हमारी आंख पर बनता है वो कहां पे बनता है? तो रेटिना पर। क्या है? रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है?
वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, क्या हमारी रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, तो आप मेरे को उल्टा देख रहे हो इस रेटिना के ऊपर। ये सीधा करने का काम तो ब्रेन कर रहा है। कौन कर रहा है? सीधा करने का काम तो ब्रेन कर रहा है, लेकिन आपके जो पैर है तो ऊपर है, सर क्या है नीचे बन रहा है, कहाँ पे? रेटिना के ऊपर। लेकिन जो सही करने का काम किसका है? ब्रेन का है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपको मेरे को बताना है, नेत्रदान के अंदर किसका दान किया जाता है? नेत्रदान, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? किसका दान करते हैं हम लोग? नेत्रदान के अंदर आंख का कौन सा भाग दान करते हैं? लेंस को करते हैं, आइरिस को करते हैं, या फिर किसी और को करते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। नेत्रदान के अंदर हम लोग किस चीज का दान करते हैं? तो नेत्रदान के अंदर हम लोग करते हैं रेट कॉर्निया का। किसका करते हैं? कॉर्निया। किसका करते हैं? कॉर्निया का दान करते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। निकटदर्शी दोष उत्तल लेंस का उपयोग दूरदर्शी दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और वास्तविक और क्या बनता है? उल्टा बनता है। ये भी ध्यान रखना। और नेत्रदान के अंदर हम लोग किसका दान करते हैं? तो कॉर्निया का दान करते हैं। किसका करते हैं? कॉर्निया का दान करते हैं। बेलनाकार, जिसके अंदर अवतल और उत्तल दोनों बातें लगती है। चलिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लंबी दूरियों को मापने का जो इकाई है वो कौन सी है? प्रकाश वर्ष। एक नाम आता है पारसेक। क्या है? पारसेक। सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की, कौन सी? पारसेक। कौन सी है? पारसेक। पारसेक से छोटी होती है प्रकाश वर्ष। कौन सी होती है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होती है? इससे छोटी होती है। किससे? पारसेक से होती है प्रकाश वर्ष छोटी, और प्रकाश वर्ष से जो छोटी होती है उसको कहते हैं खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो औसत दूरी है उसको हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं इंग्लिश में। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो औसत दूरी है वो खगोलीय इकाई कहलाती है। प्रकाश वर्ष उससे बड़ी इकाई है, और पारसेक सबसे बड़ी इकाई है दूरी की। सबसे बड़ी इकाई किसकी है दूरी की? तो प्रकाश पारसेक है। पारसेक क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई। आर्मी के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है? तो पारसेक। पारसेक ना हो तो प्रकाश, प्रकाश वर्ष भी नहीं हो तो खगोलीय इकाई। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्या सही जवाब होगा, ये क्या मापता है? दूरी। दूरियों को मापते हैं हम लोग किसके अंदर? प्रकाश वर्ष के अंदर, पारसेक के अंदर, या फिर खगोलीय इकाई के रूप में मापते हैं। किसके अंदर? खगोलीय इकाई के रूप में मापते हैं। ठीक है, धारा का मापन हम लोग किसके अंदर करते हैं? एम्पियर के अंदर। किसके अंदर करते हैं? एम्पियर के अंदर। ध्वनि को हम लोग किसमें मापते हैं? डॉप्सन। डॉप्सन के अंदर। विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या है? तो विभवांतर का मात्रक है आपका वोल्ट। क्या है? वोल्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन का, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? अब ध्यान देना। अब मेरा क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु भी कौन सी, ये भी बता दीजिए। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? इसके अलावा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे दिल्ली रेलवे हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो। ये सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाली धातु, अधिक मिलने वाली धातु कौन सी है? ये भी बता दीजिए। अब सबसे हल्की धातु की बात करें तो वो है आपकी कौन सी?
वो है आपकी लिथियम। कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिए। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो है आपकी ओस्मियम। ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे कठोर धातु होती है आपकी टंगस्टन। कौन सी धातु होती है? टंगस्टन क्या होती है? सबसे कठोर धातु होती है। और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है पृथ्वी पर, कहां पे? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाने वाली जो धातु है वो होती है एल्यूमिनियम। कौन सी धातु? एल्यूमिनियम होती है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। सर्वाधिक मात्रा के अंदर कौन सी धातु? तो एल्यूमिनियम धातु। सबसे कठोर धातु तो टंगस्टन है। और सबसे भारी धातु तो ओस्मियम है। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो वो कौन सी है? लिथियम है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन के बारे में इतना पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? यानी कि सूर्य का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता देना है। सूर्य का जो मुख्य घटक कौन सा है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन? इसमें से सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। सूर्य का जो मुख्य घटक होता है वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन इसका क्या है? मुख्य भाग होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? इसमें से कौन सा रक्त समूह है जो क्या है सभी से ग्रहण करने की जो क्षमता है उसके अंदर होती है? रक्त समूह ब्लड के बारे में आप लोगों को क्या-क्या चीजें पढ़नी है और एग्जाम के लिए मैं बता दूं सबसे महत्वपूर्ण है रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में क्या पढ़ना है? देखिए, ब्लड कितने प्रकार का होता है? एक तो प्लाज्मा, एक रक्त कणिकाएं होती है। 45-55 के रेशियो के अंदर होती है प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। पॉइंट क्लियर? अब ध्यान देना, रक्त कणिकाओं के अंदर, प्लाज्मा के अंदर तो आपकी सीओ2 घुली हुई होती है, पोषक पदार्थ भी इसके अंदर घुले हुए होते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर बात आ गई। रक्त कणिकाओं के अंदर आ जाएगी आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं किसके अंदर? रक्त कणिकाओं के अंदर। आपको इसमें से क्या चीज पढ़नी है मैं आपको बता देता हूं कि रक्त, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा के अंदर। जीवन काल कितना होता है? कार्यकाल नहीं, तो जीवन काल इसका कितना? 120 दिन का होता है। और इसका कब्रिस्तान कौन सा है? तो प्लिया स्प्लीन को कहते हैं। बस 2-2 3-3 पॉइंट आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखिएगा। इसको रिवीजन के तौर पर विशेष रूप से पढ़ेगा। आरबीसी का दूसरा नाम, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं किसको? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। इसका जो आकार कैसा होता है? निर्माण कहाँ पे होता है? कब्रिस्तान कौन सा है? ये पॉइंट आपको रिवीजन के तौर पर पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? अब मैं बात करूं रक्त ग्रुप, ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कौन सी एंटीजन होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है वो भी बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, रक्त समूह में एक की बात करूं, ए रक्त समूह तो एंटीजन भी ए है। अगर मैं बी रक्त समूह की बात करूं तो इसके अंदर एंटीजन भी बी। अगर ए बी रक्त समूह है तो एंटीजन भी ए एंड बी दोनों होगी, ए एंड बी दोनों होगी एंटीजन भी। अगर रक्त समूह में ओ की बात करूं, ओ के अंदर एंटीजन तो होती ही नहीं है। आप लोग समझे कि नहीं समझे? एंटीजन होती ही नहीं है रक्त समूह ओ के अंदर। क्यों नहीं होती? ओ तो ओ है। ठीक है, अब मैं बात करूं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी के बारे में बात करूं तो जो रक्त समूह ए है तो एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी इसके अंदर होगी स्मॉल बी। अब स्मॉल बी क्यों रखा? कि समझने के लिए कि भाई दोनों डिफरेंट है। एंटीजन ए बड़े अक्षरों से लिखा तो एंटीबॉडी को छोटे अक्षरों के अंदर समझाना है। ठीक है, अब एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी? स्मॉल ए है। अगर आपके पास में एंटीजन ए एंड बी दोनों है, एंटीजन ए और बी दोनों है, तो आपके पास में एंटीबॉडी बनेगी क्या? तो एंटीबॉडी आपके पास में नहीं होगी। रक्त समूह ए बी के पास में एंटीबॉडी नहीं होती है। लेकिन जो एंटीजन ए के पास में कौन सा है? ए और बी दोनों नहीं है, तो एंटीबॉडी इसके अंदर दोनों के पास में होगी, ए एंड बी
दोनों एंटीबॉडी होगी। किसके पास में? रक्त समूह ओ के पास में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब ध्यान देना, जिसके पास में कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं का मतलब, तो उसके पास में रक्त समूह क्या है? सभी आ जाएंगे। यानी कि ए बी जो रक्त समूह है वो होता है सर्वग्राही। क्या होता है? सर्वग्राही। सर्वग्राही होता है। कौन सा? रक्त समूह ए बी। और वो क्या होता है? सर्वग्राही तो होता है ए बी, और देने का काम क्या करता है? वो करता है सर्वग्राही। सर्व सर्वदाता कौन सा है? सभी को देने का काम कौन करेगा? रक्त समूह ए सभी को दे सकता है। और सबका लेने वाला कौन है? तो ए बी रक्त समूह है। क्या है? सभी का रक्त समूह लेने की हिम्मत रखता है। क्यों? क्यों इसके पास में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती। क्या नहीं होती है? एंटीबॉडी नहीं होती है। ये भी पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए साइंस के अंदर हम लोग, अब देखिए पीछे चलिए, अभी तक हम लोग बायो के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम लोग फिजिक्स के भी करेंगे, केमिस्ट्री के भी करेंगे। 15 क्वेश्चन इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके? आर्मी के अंदर जो 15 क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस के, इससे पहले 15 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े जीके जीएस के। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसके अंदर सारे सब्जेक्ट के थे। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों के क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आया है कि 3 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है यानी कि टोटल प्रतिरोध वो कितना होगा? अब ध्यान देना, अगर तो कोई चीज 3 प्रतिरोध की है, 3 ओम के 2 प्रतिरोध, 3 ओम, दूसरा और जोड़ दीजिए यहाँ पे एक, ये भी 3 ओम के 2 प्रतिरोध। कैसे है? श्रेणी क्रम के अंदर सीधे जुड़े हुए हैं। अब श्रेणी के अंदर कोई चीज जुड़ी हुई है, श्रेणी क्रम के अंदर कोई भी चीज अगर जुड़ी हुई है तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम के अंदर होता है कैपिटल आर बराबर R1 प्लस R2। क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य प्रतिरोध है, तो टोटल प्रतिरोध है वो कितना होगा? R1 प्लस R2 होता है। R1 प्लस R2 कितना है? 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैपिटल आर बराबर R1 प्लस R2 यानी कि 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा आपका 6 ओम। तो इसका आंसर तो क्या हो गया? 6 ओम हो गया सही। क्या है? 6 ओम तो हो गया सही। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा मैंने कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कैसे? श्रेणी क्रम में, इसकी जगह मैं बता दूं आपको, अगर मैं इसकी जगह मैं लिख लूं, क्या लिख लूं मैं? इस श्रेणी क्रम की जगह पे मैं लिख लूं कैसे? समांतर क्रम। अगर यही चीज मैं समांतर क्रम के अंदर में जोड़ता तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता? अगर मैं समांतर क्रम के अंदर जोड़ता तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता? ये आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए। तो 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन R2 होता। 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है इसके अंदर। अब आपको क्या ध्यान रखना है? ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है कौन सा है? 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो जोड़ लीजिए 1 अपॉन आर बराबर 1/3 प्लस 1 अपॉन 3। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 3 ही आएगा। 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा। तो 1 अपॉन आर बराबर क्या होगा? 2 अपॉन 3 हो जाएगा। और आर बराबर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 3/2। क्या कर देते हैं इसको? 3 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 अपॉन 2 बोले या 1.5, 1.5, 3 अपॉन 2 या फिर 1.5 क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर श्रेणी क्रम है तो सीधा R1 प्लस R2, अगर ये समांतर क्रम के अंदर होता तो 1 अपॉन R बराबर होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? क्या चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गुड इवनिंग सभी साथियों को। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए साथियों, काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस तापमान पर समान होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है -40 डिग्री पर क्या है? दोनों समान रहते हैं। कौन सा? -40 डिग्री पर ये दोनों फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों क्या रहते हैं? समान रहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने का जो सूत्र है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओरम। ओरम
ओरम क्या, सोने का सूत्र क्या है ओरम, ये है अर्जेंटम, इसको कहते हैं कॉपर, Fe को कहते हैं आयरन यानी कि फेरस, लोहा, कॉपर, अर्जेंटम और ओरम। ओरम क्या है, Au को कहते हैं हम लोग सोना, क्या कहते हैं, ओरम को कहते हैं हम लोग सोना कहते हैं। यह भी आप पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, यानी कि आपको रासायनिक सूत्र भी विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या रहती है, कमरे के तापमान पर क्या रहती है, द्रव अवस्था के अंदर रहने वाली धातु का जो नाम है वो क्या होगा, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, लोहा, पारा, तांबा या फिर सोना। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है, तो पारा क्या है, कमरे के तापमान पर क्या रहती है, द्रव अवस्था के अंदर रहता है, कौन सा, पारा। पॉइंट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक ऐसे नाभिक है जिनके अंदर क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, या न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, या फिर द्रव्यमान की संख्या है वो समान होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका सही जवाब क्या होगा वो बता दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए साथियों। अगर मैं बात करूं समस्थानों की, समस्थानिक, अगर मैं समस्थानिक की बात करूं तो इसके अंदर कौन आ जाते हैं, जिनके अंदर परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसके अंदर समान होते हैं उसको कहते हैं समस्थानिक कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, उनको कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, 1H1, 1H2 और 1H3, इनकी जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, इसका एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो ये क्या है, एक प्रकार से समस्थानिक है। इनका नाम क्या है, 1H1, 1H2, 1H3, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, प्रोटियम, क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, इनके जो तीनों के नाम है 1H1, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 क्या है, ट्रीटियम है। ये भी आप लोगों को ध्यान है, ये है प्रकार का समस्थानिक। अब आता है समभारिक, समभारिक आइसोबार कहते हैं इसको, आइसोबार कहते हैं। आइसोबार के अंदर मैं बात करूं जिसके अंदर क्या है, द्रव्यमान, इसके अंदर क्या होती है, द्रव्यमान जो संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। इसके अंदर परमाणु क्रमांक समान होता है, इसके अंदर जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होती है। अब द्रव्यमान संख्या जो समान होने वाले जो एग्जाम्पल वो कौन से हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। इसके जो एग्जाम्पल है वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताइए। एक तो है आर्गन और एक है आपका पोटेशियम। पोटेशियम 19 नंबर पर आता है, ये 17 नंबर पर आता है। इन दोनों का जो द्रव्यमान संख्या है वो कौन सी होती है, इन दोनों की जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होती है, और वो कौन सी होती है, सॉरी ये तो 18, ये 17। आर्गन आता है 18 नंबर पर और पोटेशियम आता है 19 पर। इन दोनों की जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है, समान होती है, और वो कितनी होती है जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। इन दोनों की जो द्रव्यमान संख्या वो होती है 39, कितनी होती है, 39, यानी कि द्रव्यमान संख्या इन दोनों के अंदर क्या है, समान है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सम आइसोबार कहते हैं, यानी कि 39 39 दोनों के अंदर है। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को। परमाणु क्रमांक तो दोनों के अलग है, एक का 18 है, एक का 19 है, क्या है, एक का 19 है, एक का 18 है, लेकिन इनके द्रव्यमान संख्या दोनों की क्या है, समान है, तो इसको कहते हैं समभारिक। एक होते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मेरे को बताइए, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, किसकी, न्यूट्रॉनों की संख्या वो किसमें से घटानी है, वो आपको घटानी है किसके अंदर, मास में से। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या घटानी है किसके अंदर से, z माइनस क्या करना है, x करना है। अब समझना, जो भी कुछ चीजें आप लेते हैं इसको कहते हैं z, समझ लीजिए ये आपकी कोई चीज x है, या फिर n से भी किसी से दर्शा लीजिए। परमाणु क्रमांक को मैंने z से दर्शाया और x से इसको दर्शा रहा हूं द्रव्यमान संख्या को, तो z माइनस x क्या है, z माइनस x होती है आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। ऐसे तत्व जिसके अंदर न्यूट्रॉनों की जो संख्या वो समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक।
आइसोटॉप कहलाते हैं जो। जैसे कि सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम आ जाता है आपका Na कौन से नंबर पर, 11 नंबर पर, और आपकी जो मैग्नीशियम धातु वो आती है 12 नंबर पर। सोडियम सोडियम आता है आपके 11 नंबर पर, परमाणु क्रमांक 11 पर, और जो मैग्नीशियम धातु है कौन से नंबर पर आती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। तो वो आती है आपकी 12 नंबर पर। अब इन दोनों का जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी होती है, इन दोनों की जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी होती है, इसकी होती है 23 और इसकी होती है 24। मैग्नीशियम की कितनी होती है 24 और सोडियम की कितनी होती है 24, 23 होती है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हमको, तो ध्यान दीजिए 23 माइनस 11 कितना आएगा, 23 माइनस 11 और 24 माइनस 11, 24 माइनस 12 और 23 माइनस 11, दोनों की जो संख्या है वो कितनी आएगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। दोनों की जो संख्या है 12 12 आती है, क्या आती है, दोनों की संख्या कितनी आती है, इसके भी 12 आएगी, इसकी भी 12 आएगी। ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। समस्थानिक किसे कहेंगे, तो समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक समान है, यानी कि प्रोटॉनों की जो संख्या जिसके अंदर समान होती है वो होते हैं आपकी समभारिक होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको आइसोटॉप कहते हैं, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और जिसके अंदर द्रव्यमान की जो संख्या समान होती है उसको कहते हैं समभारिक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा सभी साथियों को। सेशन को अपने साथियों के साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए। चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। एड्स किसके द्वारा फैलता है, एक वायरस जैसे डिजीज है, प्रोटोजोआ जनित डिजीज है, या फिर बैक्टीरिया से होने वाला है, या फंगस से होने वाला है। अब ध्यान देना, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। बैक्टीरिया से आपका होगा टाइफाइड, टाइफाइड है, टाइफाइड है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, टाइफाइड है, टिटनस है, हेजा है, टिटनस है, हेजा है। ये जो रोग है तो किससे होते हैं, बैक्टीरिया से हो गए। अब आर्मी के एग्जाम दे रहे हो तो रोगों को विशेष रूप से आप लोगों को पढ़ना है, रोगों के बारे में आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, रोगों के बारे में ध्यान से पढ़ना है। और क्या चीजें पढ़नी है, कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, और किसके द्वारा फैलता है, वायरस है या फिर प्रोटोजोआ जनित है या फिर बैक्टीरिया बैक्टीरियल डिजीज है, वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। विषाणु से होने वाले रोग हैं जो आपके एड्स हो गए, एचआईवी की वजह से होता है ये भी, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से रोग है जो वायरस डिजीज से होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। वायरस से होने वाले आपका जो डेंगू रोग है, ये एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है। और इसके अलावा डेंगू हो गया, एड्स हो गया, और कौन सा रोग है जो वायरस से होने वाला है, आपका जो पोलियो होता है, पोलियो रोग, ये भी एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के अंदर आ जाता है आपका मलेरिया, मलेरिया। इसके अलावा प्रोटोजोआ नहीं, पायरिया, कौन सा रोग होता है, पायरिया, मलेरिया, ये होते प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब क्या है, एड्स किससे होता है, तो वायरस से होने वाला रोग है। किससे होता है, तो वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, तो एड्स होता है। एचआईवी इसका वायरस होता है, ठीक है। चलिए, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, जो जॉन्डिस हो जाता है किस अंग को प्रभावित करता है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिए। आर्मी की तैयारी करने वाले जवानों, विशेष रूप से ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आपको कल परसों में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। जो भी इस एग्जाम जो मैंने क्वेश्चन लेके आया हूं उसको आप लोग विशेष रूप से उस टॉपिक्स के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है आपको। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो पीलिया करता है लीवर को प्रभावित। लीवर के अंदर होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। क्या होती है, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होती है। इनको क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो पीलिया के अंदर होता है। साधारण नमक का सूत्र क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। साधारण नमक का जो सूत्र है वो क्या होगा, साधारण नमक का जो सूत्र है वो क्या है, साधारण नमक का जो सूत्र है वो क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। साधारण नमक का जो सूत्र है वो क्या है, NaOH का तो कहते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं NaOH को, और इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं इसको? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा है। क्या है ये? कास्टिक सोडा है। NaHCO3 इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं इसको? खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं खाने का सोडा। NaCl ये हमारा साधारण नमक। साधारण नमक की मैं बात करूं तो कौन सा है? NaCl है। साधारण नमक की बात करते तो कौन सा है? NaCl। MgOH2 इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एसिडिटी को दूर करने का काम करता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करता है एसिडिटी को दूर करने का काम। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ जब उसने अपनी घड़ी को 450 रुपए में बेचा, तो खरीद मूल्य क्या होगा? आपको बताना है कि इसकी जो खरीद मूल्य है वो क्या है। इसकी जो खरीद मूल्य है वो क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। एक व्यक्ति के द्वारा 10% का नुकसान होने पर 450 रुपए में घड़ी बेची जाती है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? कि उसने जो घड़ी खरीदी, माना कि 100 रुपए में खरीदी, अगर उसने 100 रुपए में घड़ी खरीदी, 10% नुकसान पर बेची, यानी कि वो 90%, और 90% कितने के बराबर है? 450 के बराबर है। तो इसका जो 100% है वो हमें ज्ञात करना है। तो उसकी जो लागत मूल्य तो 100 है, 10% घटा के मतलब 90 में बेचा, तो 450 बटे 90 इंटू कर देता हूं मैं 100 से। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? एक जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से 5 बार जीरो, तो उसकी जो घड़ी की जो कीमत है वो कितनी है? 500 रुपए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? एक व्यक्ति 10% का नुकसान हुआ जब वो घड़ी कितने बेच रहा है? 450 के अंदर। मेरी बात को समझना, अगर नहीं समझ में आया तो इधर से समझना वापस से। भाई मैंने माना माना भाई घड़ी कितने में खरीदी? 100 में। ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे कितने का नुकसान कितना हुआ? 10 रुपए का। 10 का नुकसान। कितना नुकसान हुआ? 10 रुपए का अगर मुझे नुकसान हुआ, मतलब इसको मैंने 90 में बेचा। अगर मैंने घड़ी 100 में खरीदी तो 10 रुपए का नुकसान हुआ, इसका मतलब मैंने घड़ी को 90 रुपयों में बेच दिया, 10 का नुकसान हुआ। ये सवाल वाला क्या कह रहा है कि मैंने 450 में बेचा, मैंने कहा मैं 90 में बेचता हूं, तो इसने कहा मैंने 450 में बेचा। ठीक है। भाई घड़ी पे इसी को भी नुकसान हुआ 10% का, 10% का इसको भी नुकसान हुआ, तो मेरे को भी 10 रुपए का नुकसान हुआ 90%। ये दोनों बराबर है, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 100 रुपए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए भाई? 100 रुपए की वैल्यू चाहिए। तो 100 रुपए की वैल्यू करने के लिए क्या चाहिए? 450 बटे के अंदर 90 इंटू कर दो 100 से। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 500। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? ये क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप लोग इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिए। माना घड़ी 100 की, 10 का नुकसान था और माना कि घड़ी को मैंने 90 रुपए में बेच दिया। अब वो क्वेश्चन वाला कहता है कि मैंने 450 में बेचा। ये दोनों बराबर कर दिए हमने। 100 की वैल्यू चाहिए हमको, तो 100 की वैल्यू क्या है? 500 रुपए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो 500 इसका क्या है? तो साथियों सही जवाब है। 500 रुपीज के अंदर हमने क्या है? घड़ी खरीदी। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में भी जल्दी से समझते हैं। दो संख्याओं का जो योग है वो 80 है और उसका जो अंतर है वो 46 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का जो योग है, यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है इसने कहा 80 है, और x माइनस वाई की जो वैल्यू है इन्होंने कहा कि 46 है। तो इन्होंने कहा वो संख्याएं दोनों कौन कौन सी होगी, ये आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो मैंने इसको क्या करता हूं? ऐड कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? ऐड। एक्स वाई से एक्स वाई दोनों क्या प्लस माइनस कट हो जाएंगे। इधर बचेगा हमारे पास में 2x बराबर, ये बच जाएगा 4 8 4 हो जाएगा 1 2 126।
तो x की वैल्यू कितनी है 126, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63। 63 इस क्या है x की वैल्यू, तो y की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी, x क्या है, x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में 63 आ गई। तो y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए y की वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे, अब इसकी जो y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है वो क्या करनी है, x प्लस वाई बराबर हमारे पास में 80 है, x की वैल्यू हमारे पास में 63 है प्लस y की हमारे पास में नहीं है 80, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस 63, तो जो y की वैल्यू है जो आंसर आ जाएगा हमारा 17, क्या है 17 y की 17 y की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। क्या सवाल समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता दीजिए। 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार 50 दिन में बनाते हैं। 40 मजदूर 100 मीटर की जो दीवार है वो 50 दिन में बनाते हैं, तो कितने मजदूर उस काम को 40 दिन के अंदर करेंगे? जल्दी से बता दीजिए। 40 मजदूर किसी काम को करते हैं कितने दिन में? 50 दिनों के अंदर। फिर कितनी काम करते हैं? तो 100 काम करते हैं बराबर। फिर इन्होंने कहा कि कितने मजदूर और लगाए, माना कि एक्स लगाए, फिर कितने दिन 40 दिन वही काम करना है, इनकी 100 काम करना है हमको, क्या करना है 100 मीटर लंबी दीवार बनानी है। तो जल्दी से इसको काट लीजिए अब आप। 100 से तो 100 कैंसल आउट हो गए, 100 से तो 100 कैंसल आउट हो गए, ठीक है। 40 से 40 चले गए, 40 से 40 चले गए, तो एक्स की वैल्यू है कितनी आ गई 50 आ गई। कितनी आ जाती है आपके पास में 50, तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी 50 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका सही जवाब है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान से समझिए। जो भी क्वेश्चन कराया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन आप घर पे मिलाइए, फिर एग्जाम देने के लिए चले जाइए। उसके बाद में एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है लेंथ कितनी होगी? अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, मुझे बदलना है मीटर प्रति सेकंड के अंदर, जो सेकंड दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में मेरे को बदलना है अगर इसको, तो मैं क्या करूंगा 40 के अंदर किसका भाग दूंगा 5/18 का, ये हो गई हमारे मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है किसकी, रेलगाड़ी की दूरी। तो दूरी क्या होती है हमारे पास में, दूरी का फॉर्मूला है कि चाल गुणा समय, चाल गुणा क्या है समय। चाल हमारे पास में कितनी ही थी, चाल हमारे पास में कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड की बात करें तो वो 40 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड। पॉइंट क्लियर। अब जो इसका सही जवाब होगा वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिए। अब ध्यान देना, चाल कितनी है 40 गुणा 5/18 और समय हमारे पास में 18 सेकंड है। अब 18 से साथियों क्या है 18 कट ऑफ हो जाते हैं, 18 से 18 चले जाते हैं, 40 इंटू 5 होते हैं 200। तो हमारी जो ट्रेन की जो लेंथ है कितनी है 200 मीटर, ट्रेन की जो लंबाई है कितनी है 200 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, इस एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैंने पहला क्वेश्चन कौन सा कराया, पीछे चलिए वापस से देखिए, टाइम एंड वर्क आप विशेष रूप से पढ़िए, लेकिन जो मिश्र समानुपात होता है उसको विशेष रूप से पढ़िए, उसका क्वेश्चन नहीं है। एमडीएच बराबर एमडीएच होता है, एमडीएच बराबर एमडीएच, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला एमडीएच, एमडीएच बराबर एमडीएच वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगता है। मैन डे हावर्स, इसके अलावा कुछ भी चीजें आती है वो नीचे अपॉन के अंदर हम लोग डालते हैं, ठीक है। चलिए ये रेलगाड़ी से संबंधित हो गया। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में वो 20% की वृद्धि हुई और उसके बाद उसके अपने खर्च के अंदर 10% की क्या करता है वृद्धि करता है, तो उसके बचत के अंदर कितनी वृद्धि होती है। अब वो उसके बचत के अंदर भी कितनी वृद्धि होती है, ये आप लोग मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। मेरा कमेंट बॉक्स थोड़ा सा बंद हो चुका है, इसलिए मेरे साथ बने रहिए आप लोग। चलो कोई नहीं, मेरा कमेंट बॉक्स तो बंद है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। माना कि मैंने जो, मान लीजिए क्या है, एक व्यक्ति की जो आय है वो आय कितनी है 100 रुपए है। माना कि मेरी जो आय है 100 रुपए है, ठीक है, आय मेरी 100 रुपए है। फिर जो मेरा खर्च है वो क्या है 75 रुपए खर्च है, तो मेरी वो जो बचत है वो कितनी है 25 रुपए की।
कितनी रुपए की बचत है? 25 रुपए की मेरी बचत है। आय कितनी है? 100 रुपए। आय तो मेरी 100 रुपए है, खर्च मेरा 75 रुपए है और बचत मेरी कितनी है? 25 रुपए है। ये तो पॉइंट समझ में आ गया। फिर ये क्या कहता है कि मेरी आय के अंदर 20% की वृद्धि होती है। आय मेरी कितनी है? 100। 100 के अंदर 20% की वृद्धि का मतलब क्या है? 20% की क्या हो रही है यहाँ पर वृद्धि, तो मेरी आय अब कितनी हो जाएगी? 120। कितनी हो जाएगी? 20% की वृद्धि किसके अंदर करनी है और कितनी हो जाएगी? 120 रुपए मेरी आय हो गई। फिर ये क्या कहता है कि उसके खर्च में 10% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जो मेरा खर्च पहले 75 का था, उसके अंदर क्या हो जाता? 10% की वृद्धि होगी। खर्च के अंदर 10% की वृद्धि का मतलब होता है 75 का 10%। 75 का 10% अगर बढ़ती होती है, तो 7.5 की वृद्धि हो जाती है। 7.5 इसके अंदर क्या करना है? 75.7.5 इसके अंदर ऐड कर लीजिए। कितना हो जाएगा? तो ये आपका जो अमाउंट बन जाएगा 82.5 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 82.5। 82.5 रुपए इसकी क्या हो जाएगी? खर्च खर्च हो जाएगा। तो फिर बचत कितनी रहेगी फिर से? इसकी जो बचत है वो कितनी रहेगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। अब 120 में से आपको क्या घटाना है? 120 में से 82.5 घटाना है। 0 5 बच गए। फिर इधर बच गए आपके 9, 9 में से 2 चले जाते हैं, पीछे बचते हैं 7। फिर 11 में से 8 चले जाते हैं, तो फिर क्या बचता है आपके पास है? तो 3। अब जो आपकी जो बचत है, वो कितनी है? वो कितनी बढ़ जाती है? 37.5। अब आपकी जो बचत है वो कितनी रहती है? 37.5। तो उसकी जो बचत में कितनी वृद्धि होती है? कितनी वृद्धि हो रही है साथियों इसके अंदर? 25 से 37.5 बढ़ रही है। 25 से 37.5 बढ़ रही है, यानी कि कितनी बढ़ी आपकी यहाँ पे? यहाँ पर कितनी बढ़ रही है? तो यहाँ पर बढ़ रही है आपकी 12.5। किसके ऊपर बढ़ रही है? 25 के ऊपर। इंटू कर दो 100 से। 25 चौका 100। पॉइंट हटाया, पीछे 10 लगा दिया। ठीक है, यहाँ से 5 से 2 बार, 2 से 2 खत्म, 5 से ये कितनी बार चला जाएगा? 4 पंजे 20, 5 में 25। तो 45% इसका सही जवाब होगा। कितना? 45 पर लगा दीजिए यहाँ पे, है ना? 45% क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दे तो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। तो वो संख्याएं कौन-कौन सी हैं? वो संख्याएं कौन-कौन सी होगी? ये आपको बताना है। मैंने कहा एक संख्या 3x है, एक संख्या मेरी के पास में क्या 4x है। इसके दोनों में से मैं 5 घटा रहा हूं और जो अनुपात मिला है इन्होंने कहा कि 5:7 है। ठीक है, मेरे को समझ में आ गई बात। अब क्या करना है? इसका क्रॉस मल्टीपल कर दो। 4x - 5, 4x - 5 इंटू कर दो 5 से, बराबर 3x - 5 मल्टीपल कर दो 7 से। ये हो जाएगा 20x - 25, 20x - 25 बराबर 21x - 35। ठीक है, अब x की वैल्यू एक तरफ कर दो और प्लस वाली पॉइंट को एक तरफ कर दो। तो आपकी जो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग बता दीजिए। जल्दी से साथ-साथ में सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग। 21x - 20x, तो पीछे बचता आपका x 25 बराबर 5। गड़बड़ हो रहा है इस क्वेश्चन। एक बार इसको फिर छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में पिता और पुत्र की जो आयु का जो अनुपात है वो 7:3 है। क्या है? 7:3 है। और 10 वर्ष बाद उनकी जो आयु का जो अनुपात है 2:1 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु वर्षों के अंदर कितनी होगी? पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी? जल्दी से बताइए। अगर अभी जो वर्तमान आयु है 7x, मैं क्या मान रहा हूँ 7x है, और पुत्र की जो आयु है वो है 3x। क्या है? 3x है। 10 वर्ष के बाद में 10 वर्ष के बाद में इन दोनों की जो आयु है वो क्या हो जाती है? 2:1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 2:1 हो जाती है। अब इनके बीच का क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। 7x + 10 बराबर 6x प्लस का 20 बन जाएगा।
एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास में 10। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो 7 इंटू 10 प्लस का 10, इसका मतलब जो पिता की जो उम्र है 7x की वैल्यू, तो 7x पिताजी की उम्र तो आ जाएगी 70 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 70 वर्ष। और जो बच्चे की जो उम्र है वो है 30 वर्ष। इसमें से सही जवाब क्या है? पिता की जो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या है? थर्ड इसका क्या है? सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किसी धनराशि का 5% दर पर 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो है 180 रुपए, तो वो धनराशि कितनी है? 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है? यानी कि 5 इंटू जो 3 है, जो टोटल 15% है वो किसकी वैल्यू है कितनी? 180। तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 180 बटा 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 15। तो वो आ जाएगा 12 रुपए। कितना है? 12। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 12 रुपए। अब इसने क्या पूछा? किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो इसका जो फॉर्मूला है उसी को लगा लेते हैं ना। चलिए हमारे पास में जो धनराशि ज्ञात करनी है, धनराशि उसका जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का 100 गुणा ब्याज दर इंटू समय। मूलधन अगर ज्ञात करना है तो दर इंटू समय होता है। 100 गुणा ब्याज, ब्याज है 180 रुपए। ठीक है, दर कितनी है हमारे पास में? 5% दर है। और समय हमारे पास में कितना है? 3 वर्ष का है। समय कितना है साथियों? 3 वर्ष का। अब इसको काट लीजिए 5 से 2 बार यानी कि 20 बार, 6 बार, 6 दूनी 12, यानी कि हमारे पास में ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? 1200 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। 1200 रुपए क्या है? धनराशि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है? सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होता है? 4 और 16 का मध्य अनुपाती 4 और 16 है, इसका जो मध्य अनुपाती है वो कितना होगा? मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। मध्य पदों का गुणा होगा एक्स स्क्वायर और बाह्य पदों का गुणा होगा 4 इंटू 16। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 4 इंटू 16। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2 इंटू 4 बराबर कितना होगा? 8। ऑप्शन के अंदर क्या है? 8 बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? इसका सही जवाब है। पॉइंट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की जो दर है वो कितनी होगी? कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताइए। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 3 वर्षों का, 3 वर्षों के अंदर कितना होता है? 2400 रुपए। कितना है? 2400 रुपए। चौथे वर्ष के अंदर कितना वो अमाउंट हो जाता है? 2520 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज है 2520 में से घटाना है हमको 2400 रुपए को। तो 1 साल का ब्याज है हमारे पास में 120 रुपए। कितना है? 120 रुपए। 3 वर्षों के अंदर वो धनराशि अगर 2400 रुपए बनती है, तो 3 साल का जो ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज था ये। ठीक है। अब मुझे क्या ज्ञात करना? 3 साल का ब्याज। तो सबसे पहले 3 साल का ब्याज। अब ये 3 साल का जो ब्याज है वो कब हो, कितना होगा? तो 120 को क्या कर दो 3 से मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा? 360 रुपये ब्याज है 3 साल का। वो टोटल अमाउंट कितना है? 240। अब क्या ज्ञात करना है हमको? ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो हमें क्या चाहिए? मेन मूलधन चाहिए। तो मूलधन कितना होगा वो देखते हैं इसके अंदर। 360 रुपया 3 साल का ब्याज है, यानी कि 2400 में से क्या घटाना है? 360। क्या घटाना है? 360 हमको घटाना है 2400 में से। कितना आएगा पीछे? 0। 10 में से 6 4 गए। फिर 2140, सॉरी 2040 बचता है हमारे पास में पीछे। कितना बचता है? 2040। अब 2040 हमारे पास में बचता है, इसको हटा दीजिए यहां से। 2400 में से 360 गए, 2040 बचा। अब ध्यान देना इधर, 2040 बचा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमें क्या ज्ञात करना है? हमें दर ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है। क्या है? 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन इंटू समय। मूलधन इंटू समय हमारे पास में फॉर्मूला है किसका? दर का।
हमें दर ज्ञात करनी है, दर का फॉर्मूला यही होता है। चलिए अब ध्यान देना आप लोग सामने, 100 गुणा ब्याज हमारे पास में कितना है साथियों, ब्याज कितना है, 3 साल का ब्याज तो हो गया 360 रुपए, ठीक है। मूलधन हमारे पास में कितना है, तो मूलधन है 2040, 2040, समय कितना है, 1 साल ले लेते हैं, और ब्याज भी 1 साल का ही ले लेते हैं, ब्याज भी 1 साल का ही ले लेते हैं, 120 है ना। 245 की पावर 3, 183 की पावर 3 है, और 73 की जो पावर है वो 3 है। इसका एक का अंक क्या होगा, 5 का क्यूब कर लीजिए, 3 का क्यूब कर लीजिए, और 3 का और क्यूब कर लीजिए। 3 का क्यूब 27 होता है, इसका भी 7 होगा। 5 का क्यूब कितना होगा, 625 होता है, यानी कि इसको मल्टीपल कीजिए, 7 7 49, 49 को 5 से मल्टीपल किया तो 5 आने वाला है। तो उसका जो इकाई अंक है वो क्या रहेगा, इसका इकाई अंक 5 रहेगा, 5 रहेगा, है ना। 5 इसका सही जवाब होगा। सॉरी, 9 नहीं नहीं नहीं, क्या रहा, 7 आ गए, ये भी 7 आ गए, 625, 5 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, इसको 5 से मल्टीपल करो, 9 पूरी 45, तो इसका जो इकाई अंक वो भी 5 ही रहेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। इसका इकाई अंक क्या रहेगा, तो 5 रहेगा, इसका सही जवाब क्या होगा, 5 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोले से 1 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। 16 सेंटीमीटर व्यास, गोले का आयतन, गोले का आयतन, अब गोले का आयतन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पर व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास है 16, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8 है, ठीक है। दूसरे की जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का जो व्यास है वो है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो, इसकी आधी, यानी कि 1/2, 1/2 सेंटीमीटर क्या होगी दूसरे वाली की त्रिज्या। हमें दोनों का फॉर्मूले के अंदर रख लीजिए, 4/3 गुणा पाई गुणा 8 ठीक है। दूसरी तरफ भी रख लीजिए 4.3, कितनी संख्या के अंदर बनेंगे, इसको n कर से मल्टीपल कर लेते हैं, n इंटू 4/3 इंटू 5 इंटू 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, ठीक है। अब सामने ध्यान देना, 4/3 से 4/3 को कट कर लेते हैं, 4/3 से 4/3 चले गए, पाई से आपका पाई कट गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 8 इंटू 8 इंटू 8, इसको मल्टीपल करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर n की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो आप मल्टीपल करेंगे इनको, तो जो आपकी संख्या मिलेगी 4096 मिलेगी, कितनी मिलेगी, 4096, 4096 क्या है, n की वैल्यू मिलेगी, n की कितने गोले बनेंगे, तो 4096 बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र की जो लंबाई है 30 मीटर और 40 चौड़ाई में है, तो इसका जो परिमाप है वो कितना होता है। आयत के अंदर, आयत के अंदर आमने सामने, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। कैसी होती है, समान होती है, यानी कि ये क्या कह रहा है, आमने सामने की भुजाएं समान, इसकी जो लंबाई है कितनी है, 30 है, चौड़ाई कितनी है, 20 है। अब इसने परिमाप पूछा, यानी कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, तो 30 ये, तो फिर 30 भी ये, 20 ये, तो 20 भी ये, 20 और 20 40, और 30 और 30 60, तो टोटल कितनी हो गई, तो 100 मीटर, कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, परिमाप, परिमाप कितना हो जाएगा इसका, 100 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका सही जवाब है। चलिए, एक राज्य की जो जनसंख्या 20,000 है और पहले वर्ष के अंदर 20% बढ़ती है और दूसरे वर्ष के अंदर 30% बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद उस राज्य की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी। 2 वर्षों के बाद में जो राज्य की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, तो 20,000,
कितनी बढ़ रही है पहले वर्ष 120/100, दूसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है 30%, 130/100 कर देते हैं। अब ध्यान देना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। अब इन दोनों को करो मल्टीपल, 120 इंटू 130 इंटू 2। अब तीनों को करो मल्टीपल, करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा? 240 इंटू 13 कर दो ना, 13 चौक 52, 13 दूना 26 और 52 31, 13 चौक 52 होता ना, 31,200 क्या होगा इसका सही जवाब होगा कितना? 31,200। 31,200 क्या होगा साथियों? सही जवाब होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 9,000 में खरीदी और 8% लाभ देकर बेच दी गई, तो बताओ जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? इसके ऊपर जो लाभ हुआ वो कितना हुआ? 9,000 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है, 8% का लाभ कमाया, मतलब वो 108 में बेची, इंटू बट्टे में कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया इसका, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब इनको कर देते हैं मल्टीपल, इसको करते हैं मल्टीपल, 108 को 9 से मल्टीपल का 8 72, 72 7 7 9 एकम 9, 9,720 कितना अधिक है? 720, 9,720, 9,720 है, माइनस कर दो 9,000 इसमें से। अब इसको जो फायदा हुआ वो कितना हुआ? तो इसको फायदा हुआ 720 रुपए का लाभ हो जाता है। क्या हो जाता है? 720 रुपए का इसके अंदर लाभ हो जाता है। चलिए, टोपी सिर के अंदर पहनी जाती है। कहाँ पे पहनते हैं हम लोग टोपी को? सिर पे। तो फिर चश्मा कहाँ पे लगाते हैं? कपड़ों पे लगाते हैं क्या? नहीं। मुख पर लगाते हैं क्या? नहीं। टोपी पर लगाते हैं क्या चश्मा? नहीं। हम लोग लगाते हैं कहाँ पे? जो चश्मा आंख पर लगाते हैं। पॉइंट क्लियर? ये हो गए आपके क्वेश्चन, यहाँ पर पीपीटी के अंदर इतने ही बता रहे हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर बताना। एक दो क्वेश्चन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है उसको आप जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर आप लोग जरूर बताइए। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी साथियों को, आर्मी वालों को, एग्जाम वालों को, आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस एग्जाम के अंदर अच्छा करें, अपना बेस्ट देकर के आए, और आप अपना वर्दी का जो आप लोगों ने सपना देखा है वो सपना आप लोग साकार करें, ऐसी मैं आप लोगों के लिए मनोकामनाएं करता हूं। दो क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर दिक्कत हुई है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।